आज हम बात करेंगे विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन की अगली कड़ी में। हम अभी तक क्या देख चुके हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। अभी तक हमने ये पॉइंट देख लिया है, ये कंप्लीटली आपकी परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन था। फिर हमने शुरू किया ये विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतिहास दर्शन के दो भाग है, एक विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन जो कि वैज्ञानिक पद्धति है, आलोचनात्मक पद्धति है, विश्लेषणात्मक पद्धति है, वो एक आधुनिक पद्धति है। और एक इतिहास दर्शन का जो भाग है, जो पुरातन भाग है, वो है आपके परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन। तो हमने ऊपर वाला पोर्शन देख लिया है। नीचे वाले पोर्शन में हमने विश्लेषणात्मक दर्शन का परिचय कर लिया है। इसमें इतिहासवाद क्या होता है और इतिहासवाद की दरिद्रता, पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, वो पढ़ लिया है हमने। अब हम करेंगे, कई बच्चों के मैसेजेस थे कि सर इतिहासवाद हमारे कोर्स में तो नहीं है। तो सुनिए, एक विद्वान ने कहा था, शायद आपके वो रेनियर थे, कि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन और परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का अध्ययन ही इतिहासवाद है। तो ऐसी स्थिति में आप ये ना कहना कि इतिहासवाद हमारे कोर्स में नहीं है। मैं आउट ऑफ सिलेबस एक पॉइंट भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं टू द पॉइंट चल रहा हूँ। मेरा प्रयास, 3 प्रयास है मेरे। पहला प्रयास है कि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, और टॉपिक अगर समझ में आ गया तो कंसेप्चुअल प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। पूरे पेपर में आप देखना 25 से 30 सवाल कंसेप्चुअल होंगे, 10 से 20 सवाल फैक्चुअल होंगे। कंसेप्चुअल कभी गलत नहीं होना चाहिए आपका। एक तो मेरा प्रयास ही है, साथ साथ मैं आपको फैक्ट भी दे रहा हूँ ताकि वो प्रश्न भी आपके सही हो। तो मेरा प्रयास है कम से कम 40-45 सवाल आराम से इससे वीडियोस से आप तक पहुँचे। दूसरा मेरा प्रयास ये है कि आपको त्रुटि रहित एकदम इतिहास पहुँचाऊँ ताकि आपको गलतियां कहीं ना मिले। तो मेरा पूरा प्रयास है, जितने भी स्रोत हैं मेरे पास, मैंने स्रोतों का भी जिक्र किया था आगे इस वीडियोस में, तो एक एक चीज़ आपको ऐसी देना चाहता हूं जिसमें कोई भी गलती ना रहे वहाँ पे। तो आप जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास कर सकते हो। कभी भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, विथ प्रूफ मैसेज करना, ताकि मैं उसका समाधान कर सकूँ, ठीक है। और तीसरा मेरा मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि इस विषय से प्रति जो एक डर है आप लोगों का, वो मैं हटाना चाहता हूँ। तो इस वजह से मेरा पूरा प्रयास इन 3 चीज़ों के ऊपर है। उम्मीद कर रहा हूँ आप उन बातों को समझ रहे होंगे। तो विश्लेषणात्मक दर्शन में वो पॉइंट देख लिया था। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक की ऐतिहासिक साक्ष्य, हिस्टोरिकल एविडेंस, अनुमान, इंटरफेस एंड फैक्ट, इनकी प्रकृति के बारे में। तो नेचर ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, इंटरफेस एंड फैक्ट, ये हमारा एक अध्याय है। ये विश्लेषणात्मक दर्शन का भाग है। कैसे? विश्लेषणात्मक दर्शन विद्यार्थियों बात ये करता है कि बिना फैक्ट के, बिना साक्ष्य के हमें इतिहास नहीं लिखना है। विश्लेषणात्मक दर्शन वैज्ञानिकता की बात करता है। विश्लेषणात्मक दर्शन ये कहता है कि बिल्कुल हमें वही बात लिखनी है जो बिल्कुल साक्ष्यों के द्वारा सिद्ध हो। अब साक्ष्यों के द्वारा सिद्ध बात लिखेंगे उसे विज्ञान नहीं है। विज्ञान में वही बात लिखी जाती है, चाहे न्यूटन का नियम लिखा हो, चाहे आपकी कोई हुक का नियम लिखा हो, चाहे बैरल का नियम लिखा हो, किसी का भी नियम लिखो। नियम तभी लिखते हैं जब वो साक्ष्यों से, विभिन्न प्रकार के एविडेंस से उसको अपन प्रूव करते हैं, तभी उसमें लिखा जाता है। विश्लेषणात्मक दर्शन इसीलिए वैज्ञानिक है कि वो जब भी कोई बात लिखेगा तो उसके पीछे कोई न कोई साक्ष्य जरूर होगा, उनके पीछे कोई न कोई फैक्ट जरूर होंगे, उनको सिद्ध करके लिखेंगे। इसीलिए तो विश्लेषणात्मक दर्शन है। इसको परिकल्पनात्मक में नहीं रखेंगे। क्यों? परिकल्पनात्मकता विज्ञान की बात ही नहीं करता। तो ये रांके, नैम्बूर, इन लोगों के बाद में ये सारी, एक्टन, इन लोगों के बाद में ये एक प्रकार से टॉपिक जो है वो अस्तित्व में आया है। तो विश्लेषणात्मक दर्शन का भाग है। फिर जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके इतिहास के प्रमाण व स्रोत, क्योंकि बिना स्रोत के, बिना प्रमाण के, बिना साक्ष्यों के कोई भी बात दर्शन का भाग हो जाती, साहित्य का भाग हो जाती। जैसे मुझे एक याद आ रहा है कि हिंदी साहित्य के अंदर शायद जयशंकर प्रसाद के है 2 नाटक है, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त, ये नाटक है शायद जयशंकर प्रसाद के, मुझे उनके लेखक याद नहीं आ रहे। जो आप ऐसे मत सोचना गलत बता दिया, शायद। उन नाटकों के अंदर, वो नाटक मैंने 1-2 पढ़े, उन नाटकों के अंदर जो बातें लिखी गई है, अब उसके अंदर साहित्यिक कल्पनाएं की गई, उसका वास्तविक तथ्यों से कोई लेना देना नहीं। तो बिना तथ्य, बिना साक्ष्य इतिहास नहीं होगा, वो दर्शन और साहित्य का भाग हो जाता है। इतिहास वो है जो तथ्य साक्ष्यों के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। कोई फैक्ट आ गया, जैसे मान लो कोई फैक्ट आ गया कि वैदिक कालीन लोग
बाहर से आए, आर्य लोग बाहर से आए, ये फैक्ट है, ये तथ्य आ गया। अब इस तथ्य को विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों से सिद्ध अगर कर लिया जाए तो वो बात हो जाएगी सत्य और वो इतिहास बन जाएगी। जब तक उस तथ्य को साक्ष्यों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जाएगा तब तक तथ्य क्या है? तथ्य ये कि आर्य बाहर से आए। अब इसके साक्ष्य इतिहासकार को तलाशने, या इतिहासकार एक जासूस की भूमिका में सारे साक्ष्य तलाशेगा और उस साक्ष्यों को तलाशने के बाद में फिर वो एक जज की भूमिका में आएगा और जज की भूमिका में विभिन्न साक्ष्यों का क्रॉस चेकिंग करेगा। वादी भी खुद होगा, प्रतिवादी भी खुद होगा। वादी और प्रतिवादी क्या होते हैं? कोर्ट में आप जाओगे तो जज के सामने दोनों पक्ष होते हैं, एक याचक होता है जो याचना करता है, एक दूसरा पक्ष होता है। तो दोनों की भूमिका यहां पे कौन निभाएगा? दोनों की भूमिका जो है वो इतिहासकार निभाएगा। तो फिर इतिहासकार क्या करेगा? इन सारे के सारे साक्ष्यों का विश्लेषण करेगा, आलोचनात्मक विश्लेषण करेगा और उसके बाद में उस तथ्य को अगर सिद्ध कर लिया तो वो इतिहास बन जाएगा और उसको इतिहास में स्थान दिया जाएगा। अगर कोई तथ्य साक्ष्यों के द्वारा सिद्ध नहीं है तो वो निरर्थक है, उस तथ्य का कोई महत्व नहीं है इतिहास के अंदर। तो तथ्य आपके एक प्रकार से तथ्य को साक्ष्यों के द्वारा सिद्ध होना जरूरी है, तभी जाके तथ्य जो है वो इतिहास बन पाता है। तो ये अच्छा, ये प्रमाण और स्रोत जो है, ये प्रमाण और स्रोत जितने भी है ये इतिहास का एक आधार है और इनके बिना इतिहासकार आपके निरर्थक है और इतिहासकार के बिना ये महत्वहीन है। क्यों? क्योंकि अगर इतिहासकार ही नहीं है तो फिर आपके प्रमाण और स्रोतों का कोई मतलब नहीं होता। तो इतिहासकार को जितनी तथ्यों की आवश्यकता होती है, इन प्रमाण और स्रोतों की आवश्यकता होती है, उतना ही स्रोतों को भी इतिहासकार की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक ऑलमोस्ट यूं कहिए कि एक ही कंटेक्स्ट में है। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए, करीबन छोटे छोटे 3 से 4 वीडियोस बनेंगे, उनमें ये सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर जो ये नीचे वाले 2 टॉपिक है, हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन, ये दोनों जुड़े हुए हैं और ये दोनों अलग अलग है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, ये 6-7 दिन का बचा है। बस आप दिन मत काउंट कीजिएगा, आप आराम से इसको समझते जाइए, एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। मैंने आपको विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन के परिचय में कहा था कि जिस दिन आप 5 से 6 क्लासेस देख लोगे विश्लेषणात्मक की, उसके बाद आपको इस पूरे विश्लेषणात्मक दर्शन में मजा आना शुरू होगा। स्टार्टिंग में 3-4 क्लासेस में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप उस धारा में थोड़ा सा ढलने में समय लगता है। जैसे ही आप विश्लेषणात्मक दर्शन के 3-4 टॉपिक, ऑलमोस्ट यूँ समझिए कि ये यहाँ तक की वीडियोज़ देख लोगे, फिर विश्लेषणात्मक दर्शन आपको मजा आएगा। फिर आप वापस पहले वीडियोज से वापस शुरू करना, जो आपने संक्षिप्त नोट्स बनाए होंगे, तब मजा आएगा। चलो बात स्टार्ट करते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य, अनुमान एवं तथ्य की प्रकृति। ठीक है, तो ये टॉपिक नया टॉपिक है हमारा, ऐतिहासिक साक्ष्य, हिस्टोरिकल एविडेंस कहते हैं हम, तथ्य, अनुमान। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कौन कौन सी बातें पढ़ने वाले हैं वो मैं पहले क्लियर कर लेते हैं अपन। सबसे पहले ये समझेंगे कि ऐतिहासिक तथ्य है क्या, साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य है क्या, पहले ये हमें समझना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको दोनों आयामों से बात करूंगा। मैं ये समझाऊंगा पहले कि किताब की भाषा के अनुसार ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है। मैं आपको मेरी सिंपल लैंग्वेज में भी बताऊंगा कि हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है, एग्जाम्पल के साथ में, और कुछ विद्वानों की परिभाषाएं भी बताऊंगा कि ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो तथ्य है, ये तथ्य क्या है, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इन साक्ष्यों का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी तथ्य जब सामने आता है तो उसका विश्लेषण होना जरूरी है साक्ष्यों के साथ में, तभी तथ्य जो है वो सार्थक होता है, अदरवाइज सार्थक नहीं है। कोई भी बात, जैसे मैंने कह दी कि भाई गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, बहुत सारे इतिहासकारों ने कही है। अब ये तथ्य है कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। अब इस तथ्य को विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के साथ में जब उसकी व्याख्याएं करेंगे, साक्ष्यों के साथ में उसको अपन सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, और फिर लास्ट में क्या होगा, उन साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद में ये बात फिक्स तय होगी कि वास्तव में गुप्त काल स्वर्ण युग था या नहीं था। ये इतिहासकारों के लिए एक प्रश्न होगा, दोनों पक्ष खड़े होंगे, एक कहेगा नहीं था, आर्य शर्मा वगैरह ने कहा नहीं था, एक कहेगा कि था, और एक इतिहासकार के लिए दोनों ही पक्ष आएंगे, दोनों अपने अपने साक्ष्य रखेंगे और लास्ट में वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकलेगा कि एक्चुअल में क्या था। ठीक है ना, तो साक्ष्यों का क्या होगा, विश्लेषण।
समझते जाइए बात को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इतिहास एक भवन है, जैसा हमेशा कहता हूँ, इतिहास अगर एक भवन है तो उसकी नींव है इतिहास दर्शन। जब तक इतिहास का दर्शन समझ में नहीं आएगा तब तक आप इतिहास की विद्यार्थी जो है वो यूं कहिए कि पूर्ण विद्यार्थी नहीं है, आप बस एक फोरे फोरे तौर पे इतिहास पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमें इस भाग का इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। आप ये मत परीक्षा को ध्यान में देखते हुए मत करना कि ये ऐसे ऐसे नहीं, आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, और समझ में आ गई ना तो परीक्षा तो अपने आप ही पास हो जाती है। अगर समझ में नहीं आई तो ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा पास हो, तो इनको इंटरेस्ट के साथ काम करना। तो ऐतिहासिक तथ्य क्या होते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य क्या होते हैं, और आपके साक्ष्यों का विश्लेषण क्यों ज़रूरी है, और चौथी बात कि साक्ष्यों के विश्लेषण की विधियां कौन कौन सी प्रचलन में है। ठीक है, विश्लेषण की विधियां कौन कौन सी प्रचलन में है, और ये जब बातें हो जाएगी उसके बाद में पीछे क्या बचेगा, अनुमान बचेगा। तो तथ्य और अनुमान एक बार और अपन साथ में लेके इनको पढ़ लेंगे। तो ये इस पूरे पार्ट के 5 भाग बन जाते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है, ऐतिहासिक आपके तथ्य क्या है, साक्ष्यों का विश्लेषण क्यों जरूरी है, और विश्लेषण की विधियां क्या क्या होगी, और तथ्य और अनुमान क्या होते हैं। देखो विद्यार्थियों, स्टार्ट करने से पहले मैं छोटे से एग्जाम्पल से बात करूंगा। ठीक है, पहले मैं बताता हूं एक साक्ष्य, तथ्य बताता हूं। तथ्य क्या है, जैसे मान लो मैंने कह दिया, सॉरी मैंने क्या कहा, वैसे इतिहास में है, अबुल फजल ने ये लिखा। देखो तथ्य क्या है, मैं पांचों को एक साथ एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो पूरा टॉपिक आगे समझ में आ जाएगा। फजल क्या कहते हैं, फजल कहते हैं कि कश्मीर अभियान के बाद में, अकबर के समय कश्मीर अभियान के बाद में भगवान दास ने आत्महत्या का प्रयास किया था, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे, या मानसिक रूप से अवसादग्रस्त थे, या यूं कि मानसिक बीमारी के कारण उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया था। ये फैक्ट बताया उन्होंने। किसने बताया, अबुल फजल ने बताया। अब सीधी सी बात है, अबुल फजल जो प्रत्यक्षदर्शी थे उस घटना के, और वो उस समय के समकालिक इतिहासकार थे। ठीक है, ये तथ्य आ गया। अब बात आती है साक्ष्यों की। अब उस पंक्ति को, उस रिसर्च को, उस बात को सिद्ध करने के लिए इतिहास क्या करेगा, अबुल फजल के स्टेटमेंट के साथ साथ वो विभिन्न सारे और समकालीन स्रोतों पर जाएगा, कश्मीर के स्रोतों पे जाएगा, बदायूनी के स्रोत पे जाएगा, और भी राजपूत शासकों के स्रोतों पे जाएगा, जयपुर के अंदर जाएगा, जाके निकालेगा, क्योंकि भगवान दास का संबंध आमेर से था, उसको देखेगा, कश्मीर के राजा की डायरी पढ़ी जाएगी। इन सारे साक्ष्यों को, ये सारे एविडेंस है, इन सारे साक्ष्यों का क्या किया जाएगा विद्यार्थियों, विश्लेषण किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। यही तो एनालिटिकल फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है। एनालिसिस करने की बहुत सारी विधियां हैं, विधियां मैं आगे बताऊंगा। इन विधियों के बाद में वो एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि एग्जैक्टली ये तथ्य सार्थ गलत है या सही है, उसके बाद में उसको इतिहास में स्थान दिया जाएगा। तो इतिहास लेखन में इस टॉपिक का बहुत बड़ा महत्व है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस उदाहरण से ऊपर के चारों बिंदु जो है, 500 बिंदु लगभग समझ में आ गए होंगे। अब मैं आता हूं परीक्षा के एंगल से, कि चूंकि होता क्या है कि हमें कोई भी चीज़ समझने के लिए पहले उसकी थोड़ा सा यूं कहिए कि उसका ब्रीफ समझ में आ जाना चाहिए, दिमाग में एक हाइपोथेसिस बन जानी चाहिए, परिकल्पना। जैसे इतिहासकार सारी परिकल्पना बनाकर ही चलते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, औरंगजेब के अंदर कई इतिहासकारों ने आलोचना भी की, कई इतिहासकारों ने उसकी प्रशंसाएं भी की है। जैसे जदुनाथ सरकार ने उनकी आलोचनाएं की है तो फारूकी ने उनकी प्रशंसाएं की है। तो देखो दोनों इतिहासकार अपनी हाइपोथेसिस, परिकल्पना लेके चले हैं। अब जदुनाथ सरकार ने वही एविडेंस ढूंढे है जिससे कि उसकी आलोचना की जा सके, फारूकी ने वो एविडेंस ढूंढे, वो साक्ष्य ढूंढे हैं कि औरंगजेब की प्रशंसा की जा सके। तो दोनों इतिहासकार अपनी परिकल्पना लेके चलते हैं, हम भी अपनी परिकल्पना लेके चलते हैं कि हमें किस बात को कैसे रखना है, हम उस हिसाब की एविडेंस ही ढूंढते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है कि जो इतिहासकार होते हैं वो सारे अपनी परिकल्पना लेके चलते हैं, और हमें भी परिकल्पना लेके चलना है कि एग्जैक्ट में क्या, ये समझ में आ जाएगा ना तो अपन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। अब अपन सबसे पहले आते हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है। हिस्टोरिकल एविडेंस, व्हाट इज हिस्टोरिकल एविडेंस। ठीक है, अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूँ कि साक्ष्य क्या है, तो साक्ष्य वो तत्व होते हैं, वो स्रोत होते हैं जिनके बेस पे किसी भी तथ्य को
आपके प्रमाणित किया जा सकता है, किसी भी तथ्य को सिद्ध किया जा सकता है। मैं यहाँ पे एक, जैसे कोई अपन बात करें, कोई घटना हुई इतिहास के अंदर, जैसे मान लो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ हो, चाहे वो अशोक के द्वारा धर्म का एक प्रकार से प्रतिपादन किया गया हो। अब किसी घटना के संबंधित जो जांचकर्ता होता है, जांचकर्ता का मतलब ये होता है कि उस घटना पर रिसर्च करने वाला इतिहासकार। यहाँ पे जांच करने का मतलब पुलिस अधिकारी या न्यायपालिका नहीं है। यहाँ पे जांच करने का मतलब है वो व्यक्ति, वो इतिहासकार जो उस घटना के बारे में लिख रहा है। तो घटना से संबंधित जो जांच करता है, उस जांचकर्ता के दिमाग में बहुत सारे प्रश्नोत्तर होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, साथ में उनके उत्तर भी होते हैं। अब उन प्रश्नोत्तर में जो भी तथ्य है, वो अगर किसी साक्ष्य के द्वारा, अगर जो भी तथ्य सिद्ध होता है, उसी सिद्धता, अगर जो तथ्य सिद्ध होगा उसे हम साक्ष्य कहते हैं, ऐसा रेनियर कहते हैं। तो देखो, रेनियर की परिभाषा अगर मैं लाऊं, क्योंकि रेनियर की परिभाषा कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, कि क्या बोला कि घटना से संबंधित जो जांच करता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पॉइंट केवल शब्दावली लिख रहा हूं, आप मेरी आवाज सुनकर नोट्स बना देना, कि घटना से संबंधित जो जांच करता है उसके मन मस्तिष्क में कई सारे प्रश्नोत्तर होते हैं। उस घटना से संबंधित क्या होते हैं? प्रश्नोत्तर होते हैं। और अब जो प्रश्नोत्तर है, उन प्रश्नोत्तर के अंदर बहुत सारे फैक्ट हैं। प्रश्नोत्तर ये तो है नहीं कि आपका नाम क्या है, प्रश्न और उत्तर जो भी, वो भी फैक्ट बेस्ड ही है। अब उस प्रश्नोत्तर के अंदर, प्रश्नोत्तर में जो भी तथ्य, प्रश्नोत्तर में जो भी क्या है, तथ्य है, जो भी तथ्य साक्ष्यों के द्वारा सिद्ध हो सके। देखो, तथ्य जब तक साक्ष्य से सिद्ध नहीं होगा तब तक वो तथ्य नहीं है। साक्ष्यों के द्वारा सिद्ध हो सके, सिद्ध हो सके, वो ही आपकी क्या है, वो आपके एक प्रकार से यूं कहिए कि साक्ष्य है। वो ही क्या है? साक्ष्य है, ऐसा रेनियर कहते हैं। तो रेनियर के अनुसार तथ्य ही साक्ष्य है। रेनियर ने क्या कहा कि तथ्य ही साक्ष्य है। अब कौन सा तथ्य? जो विभिन्न प्रकार के स्रोतों से सिद्ध हो सके, वही तथ्य क्या है? साक्ष्य है। ऐसा सिंपल सा प्रश्न कई बार परीक्षा में आ जाता है। ठीक है, तो रेनियर की परिभाषा कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। रेनियर, मैं यहां पे वही परिभाषा लूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो साक्ष्य क्या हो गया? साक्ष्य आपके वो प्रमाण है जैसे किसी तथ्य को सिद्ध किया जा सके। सिंपल, अगर इसको सिंपल भाषा में कहूं कि साक्ष्य वे प्रमाण है, साक्ष्य वे प्रमाण है जो किसी भी तथ्य को सिद्ध कर सके। तो जो प्रमाण तथ्य को सिद्ध कर सके वही साक्ष्य। समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम असीरगढ़ की बात करें, खानदेश के अंदर अकबर का अभियान हुआ। अब ये तथ्य है, इसको अकबरनामा सिद्ध कर रहा है। अब देखिए, अब यहां पे अकबरनामा नामक साक्ष्य द्वारा असीरगढ़ के अभियान के तथ्य को सिद्ध किया जा रहा है। यही अपने आप में, अकबरनामा अपने आप में क्या हो गया? साक्ष्य हो गया, और वो तथ्य हो गया। और यहां पे वो तथ्य इस अकबरनामा के द्वारा सिद्ध हो रहा है। इसलिए इन्होंने कहा है कि तथ्य और साक्ष्य एक ही चीज है। वो साक्ष्य वही है जो तथ्य को सिद्ध कर सके। ये रेनियर की परिभाषा थी। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, हम देखते हैं कि तथ्यों का उपयोग कौन करता है, साक्ष्यों का उपयोग। अब इन साक्ष्यों का उपयोग की अगर अपन बात करें तो आप देखते होंगे कि साक्ष्यों का उपयोग वर्तमान में 3 स्थानों पे किया जा रहा है। वैज्ञानिकों के द्वारा साक्ष्यों का उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक एविडेंस लेके नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके अलावा इतिहासकार के द्वारा भी साक्ष्यों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं और कहूं तो एडवोकेट जितने भी है न्यायपालिका के अंदर, अधिवक्ता, इन 3 लोगों के द्वारा साक्ष्यों का उपयोग किया जा रहा है। अब जरूरी नहीं तीनों के साक्ष्य अलग अलग है, तीनों की प्रकृति अलग अलग है, लेकिन तीनों के द्वारा साक्ष्यों का उपयोग है वो निरंतर किया जा रहा है। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले वैज्ञानिकों के साक्ष्य और इतिहासकारों के साक्ष्यों की एक तुलना करते हैं कि दोनों के बीच में क्या तुलना हो सकती है। तो समझिए इसको। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि वैज्ञानिक के साक्ष्य, और इधर बात करते हैं अपन इतिहासकार के साक्ष्य।
पहली चीज, वैज्ञानिक क्या करेगा, साक्ष्यों का संकलन करेगा। साक्ष्यों के संकलन करने के बाद में उसके ऊपर एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। इतिहासकार भी यही करता है। लेकिन अब जो वैज्ञानिकों के साक्ष्य का जो निष्कर्ष होगा, वैज्ञानिक जिस साक्ष्य के ऊपर आपके रिसर्च करके और लास्ट में एक निर्णय देंगे कि ये इसका आपके क्या है, निष्कर्ष है, कॉन्क्लूजन है, वो कॉन्क्लूजन जो है वो आपके सार्वकालिक होते हैं। सार्वकालिक का क्या मतलब हुआ, सभी कालों में वो माने जाते हैं। मतलब यूं कहिए आप कि आपके उसको यूं समझिए कि आप आने वाले कई सालों तक उसको माना जाएगा और इसके अलावा हर कोई मानेगा। सार्वभौमिक भी होते हैं, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, हर कोई उसको स्वीकार करेगा। ठीक है, सार्वकालिक भी होंगे और सार्वभौमिक भी होंगे। सार्वकालिक और सार्वभौमिक क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस की तरह नहीं है ये साइंटिफिक एविडेंस है। और साइंटिफिक एविडेंस जो भी होते हैं उनका जो डिसीजन निकलेगा वो बिल्कुल प्रमाणित होता है, फिर उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये सार्वकालिक और आपके क्या होते हैं, ये आपके सार्वभौमिक होते हैं। जबकि इतिहासकार के साथ में ये सार्वकालिक या सार्वभौमिक नहीं होते, ये बल्कि क्या होता है, किसी व्यक्ति या किसी काल या किसी एक यूं कहिए कि विशेष क्षेत्र, देश से संबंधित होते हैं और हर कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा। हर कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आज जो इतिहासकार निष्कर्ष निकालेगा, भविष्य में कोई और नया साक्ष्य मिल गया तो वो निष्कर्ष फेल हो जाएगा। जैसे आज हम ये कहते हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता के लोगों को एक प्रकार से यूं कहिए कि उस समय घोड़े के साक्ष्य तो मिले, लेकिन घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे कि भाई घोड़ा था नहीं, मतलब घोड़ा तो था लेकिन हड़प्पा के लोग उससे परिचित नहीं थे। ऐसा हम कहते हैं क्योंकि राणा गुंडई, सुरकोटड़ा वगैरह में घोड़े के प्रमाण प्राप्त हुए। हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमें ऐसी कोई मृण मूर्ति वगैरह कुछ ऐसी नहीं मिली जो ये प्रूव कर सके कि वास्तव में उस समय लोग घोड़े से परिचित थे। आज हमें अगर उसकी ऐसी कोई मृण मूर्तियां मिल जाती जिसके ऊपर घोड़े के चित्र हो, या हम उसकी लिपि को पढ़ लेते, कोई नवीन साक्ष्य मिल जाता है, तो ये तथ्य इतिहास से एक प्रकार से झूठा सिद्ध हो जाएगा और तथ्य इतिहास से बाहर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वैज्ञानिक जो होते हैं इनका आपके प्रमाण जो है वो सर्वकालिक और सर्वव्यापी होता है, जबकि इतिहास का तथ्य जो है व्यक्ति, काल या देश से संबंधित होता है और कभी भी उसका परिवर्तन संभव है, कभी भी परिवर्तन संभव है। इसलिए हम इसको संभावी या संभावित निष्कर्ष कहते हैं। इनके निष्कर्ष कैसे होते हैं? संभावित होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, कभी भी उसको चेंज किया जा सकता है। दूसरा अंतर क्या है? वैज्ञानिक क्या करता है? तथ्यों का परीक्षण करता है। क्या करता है? एग्जामाइन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उसको लेबोरेटरी में ले जाता है वगैरह वगैरह, परीक्षण करता है। इतिहासकार तथ्यों का परीक्षण नहीं करता है, बल्कि इतिहासकार गवेषणा करता है। गवेषणा क्या होती है? गवेषणा का मतलब होता है आपके एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक होता है अन्वेषण, खोज करना, एक होता है गवेषणा। गवेषणा का मतलब होता है कि साक्ष्य जितने भी है उनसे कोई चीज निकालने का प्रयास करना। ठीक है, गवेषणा, एक्सप्लोर करना। तो इतिहासकार तथ्यों का क्या करता है? एक्सप्लोरेशन करता है, जबकि साइंटिस्ट क्या करते हैं? तथ्यों का क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो इसका एक ही अंतर हो गया। अब देखिए, अब एक कॉलिंगवुड का यहाँ स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। कॉलिंगवुड ने क्या कहा था कि वैज्ञानिक जितने भी है वो उनका जो निष्कर्ष होता है पूरे विज्ञान पर लागू होगा वो। लेकिन इतिहासकार के बारे में उन्होंने क्या कहा? देखिए, मैं एज इट इज परिभाषा पढ़ता हूं कि तथ्य जिनका मैं निरीक्षण कर रहा हूं, तथ्य जिनकी मैं गवेषणा कर रहा हूं, यह मेरे संशय को या मेरे प्रश्न को या मेरी समस्या का समाधान करने में सहायक हो सकते हैं। ये परिभाषा याद रखना विद्यार्थियों। क्या बोला कि तथ्य जिनका मैं निरीक्षण कर रहा हूं, जैसे कोई भी तथ्य ले लिया, आर्यवाड़ा ही ले लिया, इसका मैं निरीक्षण कर रहा हूं, इंस्पेक्शन कर रहा हूं, तथ्य जिनका मैं निरीक्षण कर रहा हूं वे मेरी समस्या के समाधान में सहायक हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी इन्होंने एक परिभाषा दी। इसका मतलब ये था कि वैज्ञानिक के जो साक्ष्य होते हैं, ये वैज्ञानिक के साक्ष्य अपने किसी एक घटना से संबंधित होते हैं, एक व्यक्ति से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन इतिहासकार के साक्ष्य, जबकि वैज्ञानिक के साक्ष्य जो है ये आपके पूरी साइंस को प्रभावित करते हैं, हर जगह वो आपके अप्लाई होते हैं। तो ये तो था वैज्ञानिक और इतिहासकार का संबंध। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे
अधिवक्ता और इतिहासकार के तथ्यों का संबंध क्या हो सकता है? अधिवक्ता, एडवोकेट। अब एडवोकेट के और इतिहासकार के साक्ष्यों से क्या संबंधित है? देखो, हालांकि इसका संबंध परीक्षा में पूछे ना पूछे, लेकिन हमें इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो अधिवक्ता है, इनके जो साक्ष्य होते हैं सामान्यतः जीवित साक्ष्य होते हैं, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति को ले जाके प्रस्तुत कर देते हैं, जबकि इतिहासकार के जो साक्ष्य वो मृत साक्ष्य होते हैं, और जिंदा तो है नहीं, क्योंकि इतिहास बीत चुका है और उस समय के लोग भी नहीं है। तो हमें अगर सिंधु घाटी के बारे में जानना हो, मौर्य काल के बारे में जानना हो, किसी भी काल के बारे में जानना हो, हमारे साक्ष्य जिंदा नहीं होते। दूसरी चीज, अधिवक्ता के ऊपर विभिन्न प्रकार की सीमाएं होती है, उसकी एक प्रकार से लिमिट होती है, और एक टाइम, समय की भी सीमा लगती है कि उसको निश्चित समय में वो साक्ष्य उपलब्ध करवाने होते हैं। जब भी डेट दी जाती है कोर्ट के द्वारा, उसको साक्ष्य उपलब्ध करवाने होते हैं, उसकी भी सीमा है, किस प्रकार के साक्ष्य होने चाहिए। इतिहासकार के ऊपर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इतिहासकार असीमित समय होता है उसके पास, और कहीं से भी वो साक्ष्य जुटा सकता है, विदेशों में भी साक्ष्य लेने जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में साक्ष्य लेने जा सकता है। तो इतिहासकार के ऊपर ऐसी किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती, वो अपना खुद का निष्कर्ष निकालता है। और कई बार तो क्या होता है विद्यार्थियों, कोई इतिहासकार खुद आगे चलकर एक साक्ष्य बन जाता है, क्योंकि किसी मुख्य इतिहासकार था और बाद के इतिहासकार उसी इतिहासकार को कोट करके लिख लेते हैं। ऐसा अधिवक्ताओं में नहीं होता। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इतिहासकार के ऊपर कोई सीमाएं नहीं है, इतिहासकार के ऊपर भी एक प्रकार से सीमाएं हैं। कौन कौन सी है? देखिए, इतिहासकार के ऊपर भी सीमाएं हैं, मैं इनको लिख रहा हूं, यहां पे लिख लेता हूं ऊपर। इतिहासकार के ऊपर कोई सीमाएं हैं, कौन कौन सी सीमाएं? देखिए, इतिहास, ऐसा भी नहीं है इतिहासकार पूर्ण स्वतंत्र है। पहली सीमा है आपकी समसामयिक। इतिहासकार जब भी इतिहास लिखेगा, वो ये देखेगा कि उस समय कंटेम्परेरी, जो जिस काल में वो है, उस काल के अंदर उसके लेखन का वो आपकी रुचि है कि नहीं है, उस लेखन की एक्सपेक्टेशन लोगों की है कि नहीं है। तो मतलब वो समसामयिक लोगों की भावनाओं को देखते हुए लिखता है, ताकि उसकी किताब को पढ़ा जाए। अब अगर आपके जिस काल में आप जी रहे हैं, उस काल में उस लेखन के प्रति कोई रुचि नहीं है, उस लेखन के प्रति कोई भी ऐसी, मतलब यूं कहिए कि रुचि नहीं है, तो फिर आपका लिखना व्यर्थ है, कोई पढ़ेगा नहीं। तो सबसे बड़ी इनके ऊपर जो सीमा होती है वो ये होती है कि आप जो लिख रहे हो, ये तत्कालिक लोगों की या भावी पीढ़ी की या समसामयिक समाज की रुचि व अपेक्षा के अनुरूप है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात है, भावी पीढ़ी के अनुरूप है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। कैसे? जैसे मैं एक स्टेटमेंट के साथ में ये पॉइंट समझाता हूं। मेकाले का एक स्टेटमेंट आता है, लॉर्ड मेकाले, आपने नाम अच्छे से सुना होगा। मेकाले ने कहा था कि मैं तब तक संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा जब तक मैं एक ऐसी पुस्तक न लिख लूं जो मैं तब तक संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा जब तक मैं एक ऐसी पुस्तक न लिख लूं जब तक मैं एक ऐसी पुस्तक ना लिख लूं कि जितने भी युवा पाठक हैं उनकी टेबल पर रखी हुए सारे उपन्यास साइड में ना हो जाए। मतलब क्या हुआ इस बात का, कि जितने भी पाठक है, युवा पाठक है, वो बाकी सारे उपन्यास साइड में रख के और टेबल पर मेरा उपन्यास पढ़े। ऐसा उपन्यास जब तक मैं ना लिखूंगा तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। मतलब भावी पीढ़ी के उपेक्षाओं के अनुरूप भी लिखना पड़ता है। और तीसरा, आत्म, यूं कहिए कि स्व, आप कह सकते हो कि आत्मचेतना कह सकते हो, अंतः चेतना कह सकते हो, इसकी भी रहती है। व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो उसकी अंत चेतना उसको कहती है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन तीन चीज़ों का इतिहासकार के ऊपर भी एक प्रकार से प्रबंध रहता है। ऐसा भी नहीं है कि इतिहासकार कंप्लीटली आज़ाद होता है। ठीक है, तो ये बात थी इसकी, वैज्ञानिक और इतिहासकार की। अब अपन बात कर रहे थे अधिवक्ता की। इन दोनों में एक सिमिलरिटी भी है, अधिवक्ता के साक्ष्यों में और इतिहास के साक्ष्यों में। सिमिलरिटी क्या है? अब अधिवक्ता के मामले में वाद विवाद की स्थितियां आती है। कोर्ट के अंदर हमेशा वाद प्रतिवाद, एक पक्ष, दोनों पक्ष के दो वकील होते हैं, वाद प्रतिवाद होता है। इस स्थिति में भी, इतिहास में भी वाद प्रतिवाद होता है। अब यहाँ पे तो कोर्ट रूम के अंदर होता है, जबकि इतिहासकार के मन मस्तिष्क में होता है। कैसे? जैसे मैंने अबुल फजल का आपको एग्जाम्पल दिया। अबुल फजल
बाद में भगवान दास ने आत्महत्या का प्रयास किया था मानसिक रूप से विकसित होने के बाद में। ये तथ्य आ गया और साथ में साक्ष्य आ गया अकबरनामा। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो एक पक्ष हो गया, ये मान लो उसको वाद पक्ष कह लेते हैं। अब आपके इतिहासकार के मन मस्तिष्क में दूसरा पक्ष उठेगा, प्रतिवाद। क्या वास्तव में ये तथ्य सही है? अब देखो, इतिहासकार जो है वो वादी भी होगा और प्रतिवादी भी होगा। एक ही व्यक्ति दोनों भूमिकाओं में। यहां पे जिस तरह से एक जज दोनों पक्षों को सुनने के बाद में एक डिसीजन देता है, उसी प्रकार इतिहासकार दोनों पक्षों के साक्ष्य जुटाकर उनका निष्कर्ष निकालकर और एक निर्णय पर पहुंचता है कि इतिहास में वास्तव में क्या हुआ था। क्या अबुल फजल ने वो बात सही कही थी कि नहीं कही थी? उसकी इस बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब अबुल फजल ने कह दिया कि इस तरह से हुआ था। अब इतिहासकारों ने उस तथ्य के आलोक में विभिन्न साक्ष्य जुटाए और वाद क्या था? वाद अबुल फजल वाली बात। अब मैं प्रतिवाद में एक कल्पनात्मक एग्जांपल दे रहा हूं। अब जब दूसरे साक्ष्य समकालिक साक्ष्य जुटाए और जुटाने के बाद में जब निष्कर्ष निकला तो निष्कर्ष विद्यार्थियों ये सामने आया कि हुआ ये था कि भगवान दास ने कश्मीर के शासक को ये कहा कि आप अकबर के दरबार में चलिए, आपकी सुरक्षा की मैं गारंटी देता हूं, आपके कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इस आश्वासन के बाद में कश्मीर का शासक भगवान दास के साथ में अकबर के दरबार में प्रस्तुत हुआ और वहां पर अकबर ने क्या किया? कश्मीर के शासक को गिरफ्तार कर लिया। इससे उसको यूं कहिए कि स्वाभिमान को, एक प्रकार से खुद को एक झटका लगा और खुद को बहुत बुरा फील हुआ कि मैं उसको ये कह के लाया था, मैं वादे पे खरा नहीं उतर पाया, और इससे आहत होकर उसने आत्महत्या का प्रयास किया था। देखिए, फैक्ट तो ठीक था, लेकिन जब साक्ष्यों का ये सब अध्ययन हुआ, विश्लेषण हुआ, तो एक नई बात निकलकर सामने आई। इसलिए हम कहते हैं कि इतिहासकार वादक की भूमिका में होता है और प्रतिवादी की भूमिका में भी होता है, जबकि कोर्ट के अंदर भी यही होता है। कोर्ट में न्यायाधीश का काम जो होता है वही काम इतिहासकार करता है, और कोर्ट के अंदर वकील का काम होता है वह काम भी इतिहासकार करता है। तो यहाँ पे इतिहासकार दोनों की भूमिका में। कौन कौन सी भूमिका में? यहाँ पे इतिहासकार जो है वो आपके वकील की भूमिका में भी है और न्यायाधीश की भूमिका में भी है। और ये बात कौन कहता है? ये डेविड थॉमसन कहते हैं। ठीक है, तो डेविड थॉमसन का ये स्टेटमेंट आप याद रखना जो मैंने अभी बोला। डेविड थॉमसन का स्टेटमेंट यहां लिख नहीं रहा हूं। डेविड थॉमसन ने क्या कहा था कि इतिहासकार जो है ये आपके वकील की या अधिवक्ता की भूमिका में भी होता है और आपके न्यायाधीश की भूमिका में भी होता है। वकील की भूमिका में वो विभिन्न सारे साक्ष्यों को जुटाता है और न्यायाधीश की भूमिका में वो निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वास्तविकता में हुआ क्या था, क्योंकि इतिहास तो एक है, इतिहास एक ही है, जो घटनाएं हुई थी वो ही हुई थी। बस साक्ष्यों की विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण, साक्ष्यों के अनंत होने के कारण हम उस एक इतिहास को पूर्ण रूप से लिख नहीं पा रहे हैं। तो क्योंकि साक्ष्य बहुत सारे हैं, अपूर्ण इतिहास है आजकल का। तो डेविड थॉमसन ने यह कहा था कि वकील और न्यायाधीश दोनों का कार्य इतिहासकार करता है। एक आपके इन दोनों में सिमिलरिटी और भी है। जिस आपके न्यायालय के फैसलों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, उसी तरह से इतिहासकार जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है विद्यार्थियों, तो भावी इतिहासकारों के द्वारा नवीन साक्ष्यों के आधार पर उसके निष्कर्ष को भी या पुराने इतिहासकार के निष्कर्ष को भी चुनौती दी जा सकती है। कैसे? जैसे 1920 में किसी ने इतिहास लिखा अपने साक्ष्यों के आधार पर, और 1920 के बाद में जब कोई नवीन साक्ष्य आएंगे, सीधी सी बात है, जैसे मैं उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे अभी तक ये माना जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता वैदिक काल से पुरानी थी, अभी तक यही माना जा रहा है। आपने भी पढ़ा है, मैंने भी यही पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए, अभी सुनोली में खोज हुई, सीक्रेट ऑफ सुनोली देख सकते हो आप। सुनोली में जब खोजे हुई तो उस समय कुछ ऐसे प्रमाण मिले हमें, रथ मिलना वगैरह वगैरह, बहुत सारी धातुएं मिलना, ऐसे प्रमाण मिले हैं जो ये सिद्ध कर रहे हैं कि वैदिक काल जो है वो हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना है। अभी तक ये बात है। अब देखिए, अगर आगे आने वाले 4-5 साल बाद में सुनोली से कुछ और प्रमाण मिलते हैं तो इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ेगा और नई साक्ष्यों के आधार पर इस तथ्य को, पुराने तथ्य को खारिज करके एक नवीन तथ्य लिखना पड़ेगा कि वैदिक काल पहले था और हड़प्पा सभ्यता बाद में भी। तो जिस तरह से आपके न्यायपालिका के अंदर एक जस्टिस, जो भी डिसीजन आएगा, जो वर्डिक्ट आएगी आपके, उस वर्डिक्ट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है विद्यार्थियों, उसी प्रकार एक इतिहासकार के निष्कर्ष को भावी इतिहासकारों के द्वारा नवीन साक्ष्यों के आधार पर भी क्या दी जा सकती है? चुनौती दी जा सकती है। और ये बात जो है वो किसी विद्वान ने नहीं कही है, ये बात एक सामान्य सी बात है। और
यूं कहिए कि थोड़ा सा इसकी परिभाषा किटसन क्लार्क से मिलती है। तो अभी जो मैंने बात करी ये किटसन क्लार्क की बात थी, ठीक है। तो किटसन क्लार्क में आप ये परिभाषा लिख लेना कि चुनौती वाली बात, ठीक है। मैं खाली चुनौती लिख रहा हूं। चुनौती वाली बात में क्या लिखोगे कि जिस तरह से न्यायालय के डिसीजन को अपर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, उसी तरह से इतिहासकार के निर्णय को, इतिहासकार के ऐतिहासिक यथार्थता को भविष्य में भावी इतिहासकारों के द्वारा नवीन साक्ष्यों के आधार पर चुनौती दी जा सकती है और आपकी उसकी बात को है वो बदला जा सकता है। बस फर्क इतना है कि वो होना चाहिए ऐसा, ठीक है। एक प्रकार से नया साक्ष्य मिलना जरूरी है। अगर नया साक्ष्य नहीं मिला तो फिर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ये एक और इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी हो जाती है। एक सिमिलरिटी और यहां पे बैठ रही है, वो ये कि दोनों के साक्ष्य में, दोनों के जो साक्ष्य हैं उनमें एक समानता ये है कि इतिहासकार भी कहानी प्रस्तुत करता है और आपके वकील भी कोर्ट के अंदर कहानी ही प्रस्तुत करता है। दोनों ही घटना को कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये स्टेटमेंट है लॉर्ड सैंकी का। किसका है? शैंकी का है कि दोनों का काम क्या होता है? कहानी को प्रस्तुत करना। तो इतिहासकार के साक्ष्य हो चाहे वो वकील के साक्ष्य हो, दोनों के साक्ष्य एक कहानी ही प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो आपकी इतिहास की पुस्तक में हो चाहे वो आपकी कोर्ट के अंदर हो, दोनों का काम है वो एक ही होता है, ठीक है। तो ये बातें थी आपकी अधिवक्ता और इतिहासकार की, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें वो बढ़िया तरीके से समझ ली। अब बात आती है कि साक्ष्य क्या है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, देखिए ये बात होगी यहाँ पे क्लियर कि ऐतिहासिक साक्ष्य क्या होते हैं। तो समझ जाइए, वापस सारी चीजें वापस सुनना तो समझ में आ जाएगा कि साक्ष्य एक्चुअल में क्या होता है, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के बीच में क्या डिफरेंस है, अधिवक्ता और ऐतिहासिक साक्ष्यों के बीच में क्या डिफरेंस है। इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, समझ में आ जाता तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। इन 3 स्टेटमेंट का ध्यान रखना यहाँ पे, और एक स्टेटमेंट है रेनियर का। मैंने इसमें पूरे में से आपको 4 स्टेटमेंट बताए हैं और ये मैंने बहुत ही संक्षिप्त में शॉर्ट शब्द लिखे हैं। तो वीडियो सुनने के साथ में लिखते जाओगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब साक्ष्यों की अपन बात करेंगे तथ्यों के बारे में कि ऐतिहासिक तथ्य क्या होते हैं, ठीक है। तथ्य क्या होते हैं? तथ्य, क्योंकि शब्दों का अर्थ जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहली चीज, तथ्य ऐतिहासिक अध्ययन का आधार है। ऐतिहासिक अध्ययन का आधार है। पहली बात तो आपको यह याद रखना है। तथ्य क्या है? हिस्टोरिकल स्टडी या इतिहास का आधार है तथ्य, कोई भी तथ्य हो। और तथ्य क्या होता है कि फिर जैसे हमें तथ्य मिल गया, इस तथ्य के बाद में इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? व्याख्या। व्याख्या विद्वान ही करेंगे, और आपको पता है मॉरिस पाविक का स्टेटमेंट कि व्याख्या को विद्वता का इंतजार करना पड़ता है। तथ्य की क्या होगी? व्याख्या होगी, और ये व्याख्या किसकी बेस पे होगी? साक्ष्यों के आधार पर। साक्ष्यों के आधार पर। और तथ्य की जब व्याख्या हो जाएगी विद्यार्थियों, उसके बाद में एक निष्कर्ष निकलेगा, और वही निष्कर्ष जो है वो आपकी क्या कहलाता है? एक प्रकार से इतिहास कहलाता है, ठीक है। समझते जाइए विद्यार्थियों कि सबसे पहली बात, तथ्य क्या है? ऐतिहासिक आपके अध्ययन का आधार है, और उसके बाद में तथ्य, उसकी व्याख्या साक्ष्यों के आधार पे फिर निष्कर्ष निकलेगा। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे वैदिक आर्य बाहर से आए, ये एक फैक्ट दे दिया, या मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण उसकी ब्राह्मण विरोधी नीति थी, या ये दे दिया, या गुप्त काल स्वर्ण युग था या नहीं था, ये तथ्य आ गया। अब विभिन्न साक्ष्यों से उस तथ्य की व्याख्या की जाएगी। व्याख्या बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। व्याख्या के बिना तथ्य अर्थहीन है। व्याख्या के बिना तथ्य नीरस व अनुपयोगी है, ये ईएचकार कह रहे हैं। व्याख्या के बिना तथ्य नीरस और अनुपयोगी है। उन्होंने क्या कहा कि कुछ इतिहासकार,
कुछ इतिहासकार जो आपके मदोन्मादी हो, मदोन्मादी का मतलब होता है अति उत्साही जैसे आप कह सकते हो, या धार्मिक रूप से कट्टरपंथी हो, या सापेक्षवादी इतिहासकार जो है, ये लोग क्या करते हैं, अपने मूर्खतापूर्ण तरीके से, विवेकहीनता से तथ्य के अंधभक्त होते हैं, तथ्य की भक्ति करते हैं और तथ्य को एज इट इज लिख लेते हैं, उसकी व्याख्या नहीं करते हैं, और व्याख्या के बिना तथ्य नीरस और अर्थहीन होता है। ऐसी बात कही है किसने? E.H. कार ने। क्या? पूरी बात लिख लेना आप, मैं खाली नोट कर रहा हूं कि व्याख्या के बिना तथ्य कैसा होता है? नीरस व अर्थहीन, नीरस व अर्थहीन होता है। किसने कहा? E.H. कार। भगवान था ये इतिहास का सच में। क्या क्या बात कह दी इन्होंने कि अगर आप तथ्य की इस प्रकार से भक्ति करोगे, तथ्य को आपके एज इट इज लिख दोगे, तो निश्चित रूप से वो पूरा का पूरा मामला गड़बड़ जाएगा। और अब क्या होगा? तथ्य की व्याख्या हो गई, तो तथ्य के संकलन के बाद हमें क्या करना चाहिए? उसकी व्याख्या करनी चाहिए। व्याख्या में क्या चीज आती है? व्याख्या में सबसे पहले आता कारण। जैसे कोई भी चीज है उसका कारण जानना जरूरी। चाहे मौर्य साम्राज्य की बात आई कि आपने मौर्य साम्राज्य के पतन का, ब्राह्मण का कारण क्यों बताया, ये तथ्य उसके कारण ढूंढने पड़ेंगे। वैदिक आर्य बाहर से आए, क्यों, क्या कारण थे कि आपने ऐसा बताया, या फिर गुप्त काल का एग्जाम्पल ले लो। तो जो भी तथ्य आता है उसका कारण जो है वो इतिहासकार को निकालना जरूरी है। और बटरफील्ड क्या कहते हैं कि तथ्यों के संकलन के बाद कारण की गवेषणा करना इतिहासकार का पुनित कर्तव्य बनता है। बटरफील्ड क्या कहते हैं कि तथ्यों के संकलन के बाद, विद्यार्थियों ध्यान रखना कि तथ्यों के संकलन के बाद जब भी इतिहास दर्शन पढ़ो और ये टॉपिक पढ़ो तो बिल्कुल आप कल्पनात्मक इमेजिनेशन करना, आप खुद इतिहासकार हैं। तथ्यों के संकलन के बाद, तथ्यों के संकलन के बाद उसके कारणों को एक्सप्लोर करना, कारणों की गवेषणा करना, खोज कह सकते हो आप, गवेषणा करना इतिहासकार का पुनित कर्तव्य है, पावन कर्तव्य है, पवित्र कर्तव्य है, जरूरी कर्तव्य है। कौन कहता है? बटरफील्ड कहते हैं। ठीक है, बटरफील्ड ने ये बात कही थी। तो तथ्य आ जाएगा और तथ्य की व्याख्या करेंगे, और व्याख्या के क्रम में हम सबसे पहले उसके कारणों को तलाशेंगे कि कारण क्या है। ठीक है, और यहां पे एक और चीज बता देता हूं कि व्याख्या हो जाएगी, कारण हो जाएगा। इस व्याख्या, ये कारण व्याख्या में आता है। व्याख्या बहुत जरूरी है। आपके एक इतिहासकार हुए C.P. स्कॉट, C.P. स्कॉट। उन्होंने कहा तथ्य कोई बोलता नहीं है, तथ्य बोलता नहीं है, तथ्य पवित्र है। तथ्य क्या है? पवित्र है, किंतु विचार स्वतंत्र है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों कि तथ्य पवित्र है, तथ्य पवित्र है परंतु विचार स्वतंत्र है। कितनी महत्वपूर्ण बात कह दी। कोई इतिहासकार ऐसे हुए हैं जो एक लाइन में, जैसे हिंदी साहित्य में बाबा नागार्जुन हुए, एक पंक्ति में ऐसी बात कह देते थे जिसको समझने के लिए वो व्यक्ति अच्छे से समझ जाता जिसको कहा गया है, और हम सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए भी बहुत समय लगता है। तथ्य पवित्र है मतलब तथ्य साफ है एकदम, लेकिन इतिहासकार के मन मस्तिष्क के विचार स्वतंत्र है। वो उस तथ्य को किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ के अपने व्यक्तिगत भावनाओं से रंजित करके इतिहास को बिगाड़ सकता है। ध्यान से समझना, अगर उस तथ्य की व्याख्या किस तरह से की जाती है। इसलिए इतिहासकार को तथ्य की जब व्याख्या की जाती है, साक्ष्यों का जब विश्लेषण किया जाता है, तो इतिहासकार को अपनी व्यक्तिगत भावनाएं उसके ऊपर थोपनी नहीं चाहिए विद्यार्थियों। तो तथ्य पवित्र है, लेकिन इतिहासकार की विचार स्वतंत्र है, वो उस तथ्य को किसी भी प्रकार से परिभाषित कर सकता है। तो इस C.P. स्कॉट महोदय का मतलब यह था कि तथ्य की व्याख्या जो है वो बिल्कुल एक प्रकार से यूं कहिए कि निर्व्यक्तिक और वस्तुनिष्ठ तरीके से की जानी चाहिए, ताकि हम वही लिख सके जो इतिहास में वास्तव में आपके हुआ था। ये बात हमें बहुत तरीके से ध्यान रखनी है। और इतिहास में तथ्य की उपेक्षा, उनकी व्याख्या प्रधान होती है, ऐसा एक्टन कहते हैं। इतिहास में तथ्य की अपेक्षा
तथ्य की बजाय उसकी व्याख्या महत्वपूर्ण होती है। कौन कह रहा है? एक्टन। एक्टन ने क्या कहा है कि तथ्य की अपेक्षा उसकी व्याख्या महत्वपूर्ण होती। तथ्य तो पवित्र है। अब उस तथ्य की व्याख्या हमारे तक आएगी तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में वो तथ्य क्या है। इसलिए E.H. कार से लेकर, बटरफील्ड से लेकर, C.P. स्कॉट से लेकर एक्टन तक सभी ने यही कहा है कि तथ्य तभी सार्थक है जब उसकी क्या की जाएगी? व्याख्या की जाएगी। तो तथ्य की व्याख्या विद्यार्थियों बहुत बढ़िया तरीके से आपको ध्यान रखना है, तभी मजा आएगा। तभी आपके यूं कहिए कि तथ्य जो है वो सार्थक होगा। और यहां पे साक्ष्यों पर फिर क्या होगा? फिर एक यहां पे छोटी सी परिभाषा और मुझे नजर आ रही है, एक्टन की है, कि साक्ष्यों पर आधारित क्रमबद्ध विवरण जो है वो क्या होता है? वही आपके तथ्य होता है। तथ्य की परिभाषा एक पहले ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी अपन ले लेते हैं यहां पे कि साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, हालांकि बाद में भी लिख सकते हैं, साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों का क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास है। क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास है। कितनी परफेक्ट बात कही है एक्टन ने। तथ्यों का क्रमबद्ध विवरण होना चाहिए, लेकिन तथ्य किसके आधार पर होने चाहिए? साक्ष्यों के आधार पर विवरण होना चाहिए। यही आपके क्या है? आपके इतिहास है। और अब देखिए, मैं यहां पे वापस अबुल फजल को याद करूंगा। अबुल फजल ने जो राजा भगवान दास का एग्जाम्पल दिया वो तथ्य था, लेकिन जब इसकी व्याख्याएं हुई तब लगा कि वो तथ्य उसके द्वारा जो लिखा गया वो गलत था, और सही तथ्य क्या था ये बाद में सामने आया। इसलिए तथ्य की व्याख्या होनी जरूरी है। अगर इसकी व्याख्या नहीं होती तो हम यही याद करते कि मानसिक विकसित होने के बाद भगवान दास ने सुसाइड का प्रयास किया। जैसी व्याख्या हुई तो उस तथ्य का पूरा अर्थ क्या हो गया विद्यार्थियों? चेंज हो गया था। तो हमें तथ्यों की व्याख्या करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और साक्ष्य फिर क्या होगा? देखिए, अब बात आती है निष्कर्ष। अब व्याख्या के बाद में आएगा निष्कर्ष निकलेगा विद्यार्थियों, और इस निष्कर्ष के बाद में जो लिखा जाएगा वो आपके होगा एक प्रकार से वैज्ञानिक इतिहास, आप उसको कह सकते हो। तो साक्ष्य पर आधारित इतिहास ही अतीत का विज्ञान है। साक्ष्य पर आधारित इतिहास, आधारित इतिहास, साक्ष्य पर आधारित इतिहास कॉलिंगवुड का स्टेटमेंट है। आधारित इतिहास ही अतीत का विज्ञान है। अतीत का विज्ञान है। कौन कह रहे हैं? कॉलिंगवुड कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कॉलिंगवुड की कि इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और लास्ट में जो इतिहास आएगा, अब इस ये अतीत मतलब इतिहास। अब ये जो इतिहास है दरअसल साक्ष्य पर आधारित है। आधारित इतिहास ही अतीत का विज्ञान है। विज्ञान क्यों कहा है? क्योंकि अब अगर साक्ष्यों से बात प्रमाणित की है तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा इन्होंने कहा था। तो कॉलिंगवुड पहले इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास में साक्ष्यों की वैज्ञानिक अवधारणा दी थी। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने इतिहास में साक्ष्यों की वैज्ञानिक अवधारणा, ये जो ऊपर अपने लिखी है, ये अतीत का विज्ञान अवधारणा दी थी। ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अवधारणा दी। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने साक्ष्यों का इतना सारा एक प्रकार से काम किया था। यूं कहिए कि इन्होंने अपन आगे विधियां पढ़ेंगे विश्लेषण की, उन विधियों में आएगा कि कैंची और गोंद शैली का विरोध करके। कैंची और गोंद का क्या मतलब? कट पेस्ट। कट यानी काटना, कैंची, पेस्ट यानी चिपकाना मतलब गोंद। तो कट कॉपी पेस्ट विधि की बहुत ज्यादा आलोचना की थी कॉलिंगवुड ने। और कॉलिंगवुड ने आलोचना करके क्या कहा था? उन्होंने ये आलोचना करके और ये बात कही थी कि आपको
एक प्रकार से हर साक्ष्य के आधार पर तथ्य लिखने चाहिए, कहीं कहीं से उठा के ऐसे चेप नहीं देने चाहिए जैसा कि आधुनिक इतिहासकार करते हैं, तथाकथित इतिहासकार सारे यही करते हैं, कट कॉपी पेस्ट 10 किताबें लेके बैठ गए और उसको इतिहास लिख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉलिंगवुड इसके खिलाफ थे इससे, और ईएचकार भी खिलाफ थे। ईएचकार ने भी कहा था कि केवल तथ्य उतारोगे, व्याख्या नहीं करोगे तो वो आपकी नीरस और अर्थहीन हो जाता है। तो इन दोनों ने ये किया था। जेबी ब्यूरी नाम होगा, उन्होंने भी यही कहा था कि इतिहास स्वयं एक पूर्ण विज्ञान है। इसके आधार पे ब्यूरी ने क्या कहा था, इसके आधार पर ब्यूरी ने कहा कि इतिहास स्वयं में पूर्ण विज्ञान है। इतिहास स्वयं में पूर्ण विज्ञान है, और ये कब होगा, जब हम साक्ष्यों का इस तरह से वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, तभी वो इतिहास स्वयं में क्या होता है, पूर्ण विज्ञान होता है। फिर जर्मनी में रांके, है ना, इंग्लैंड में एक्टन, फ्रांस में टेने, इन सारे इतिहासकारों ने भी इसी पृष्ठभूमि को तैयार किया था। कौन कौन से लोग थे, एक्टन, रांके, जो रैंक अपन बोलते हैं, आगे अपने कोर्स में भी है, टेने फ्रांस के, ये सारे इतिहासकार। कई बार इतिहास की वैज्ञानिक विद्याओं का समर्थन करने वाले निम्नलिखित में से कौन कौन से इतिहासकार थे, तो इन सारे इतिहासकारों का आपको नाम है वो याद रखने पड़ेंगे विद्यार्थियों। काफी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। तो ये बात होगी यहाँ पे इसकी तथ्य क्या है। तो तथ्य समझ में आ गया होगा, ये परिभाषा है, ऐतिहासिक अवधारणा, तथ्यों की व्याख्या, व्याख्या के संबंध में ये बात, फिर निष्कर्ष निकलेगा और इतिहास निष्कर्ष के रूप में इतिहास लिखा जाएगा, और ये वैज्ञानिक इतिहास होगा कॉलिंगवुड, ब्यूरी, एक्टन, रांके, टेने, इन सारों के आधार पे। अब देखिए हम कहां पहुंचे, ये बात हो गई, ये हो गई। अब आते हैं साक्ष्यों का विश्लेषण करना क्यों जरूरी है, तीसरे पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट साक्ष्यों का विश्लेषण। साक्ष्यों का विश्लेषण शैली कौन सी पढ़ रहे हैं हम, विश्लेषण दर्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, विश्लेषणात्मक दर्शन, और साक्ष्यों का विश्लेषण होना बहुत ज्यादा जरूरी है विद्यार्थियों। एक एक बात अपन क्लियर करते हैं, उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखिए, प्रत्येक युग में अभी अपन जी रहे हैं अपना युग, आगे और नया युग, पीछे का युग चला गया। युग का मतलब टाइम पीरियड, काल अवधि में। प्रत्येक युग में, क्योंकि ये जितने भी इंग्लिश इतिहासकार हुए इन्होंने इंग्लिश में लिखा टाइम पीरियड, हमने जब हिंदी में ट्रांसलेट किया तो युग दे दिया। हमारे इतिहास में हिंदी भाषा में युग बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो ये आपको ऐसे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि प्रत्येक युग में साक्ष्यों का विश्लेषण होना चाहिए। साक्ष्यों का क्या होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, व्याख्या कह सकते हो आप उसको। साक्ष्यों की व्याख्या की जगह विश्लेषण ही ठीक है, विश्लेषण होना चाहिए। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हमें नवीन साक्ष्य मिलते जाते हैं, और जैसे जैसे नवीन साक्ष्य मिलते हैं वैसे वैसे इतिहास की कई सारे तथ्य चेंज हो जाते हैं। बताइए आपको, वही वापस वैदिक आर्यों की बात, वैदिक आर्य बाहर से आए थे या वैदिक आर्य हड़प्पा सभ्यता के बाद थे, ये पुराना ऐतिहासिक तथ्य था। अभी चिनोली में नवीन साक्ष्य मिले, जब नवीन साक्ष्य मिले तो सीधी सी बात है कई सारे ऐतिहासिक तथ्य रीराइट करने पड़ेंगे, वापस लिखने पड़ेंगे। तो नवीन साक्ष्य मिलते जाते हैं, और नवीन साक्ष्य जैसे जैसे मिलेंगे वैसे वैसे उनका आपकी एक प्रकार से विश्लेषण करना जरूरी है। इसलिए इन्होंने क्या लिखा है कि प्रत्येक युग में साक्ष्यों का विश्लेषण होना चाहिए, और नवीन साक्ष्य मिलते जाएंगे, और नवीन साक्ष्य मिलने के बाद में कई तथ्य परिवर्तनशील हो जाएंगे। तथ्यों में क्या होगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कौन कह सकता है, ये कॉलिंगवुड जैसे महान इतिहासकार ही कह सकते हैं। ये आपके हर किसी की अप्रोच नहीं होती कि प्रत्येक युग में तथ्यों साक्ष्यों का विश्लेषण करना जरूरी है, तभी आपके समय की जरूरत के अनुसार समसामयिक इतिहास है वो लिखा जाता है। और वर्तमान में जो आपके एक प्रकार से अतीत का चित्रण जो है वर्तमान में आज जो हमें सत्य प्रतीत होता है, भविष्य में कोई नवीन साक्ष्य मिलेगा तो हो सकता है कि उस बात को झुठला दिया जाए, हो सकता है कि वो बात आपके गलत हो जाए। इसलिए कहते हैं इतिहास तो एक ही है लेकिन तथ्यों
साक्ष्यों की कमी के कारण, साक्ष्यों की पूर्णता के अभाव में हम अलग अलग लिखते आए हैं। लेकिन जैसे नया साक्ष्य मिलेगा, इतिहास में और वास्तविकता, यथार्थता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसलिए प्रत्येक युग में साक्ष्यों का विश्लेषण होना जरूरी है विद्यार्थियों। प्रत्येक युग में क्या होना जरूरी है? विश्लेषण साक्ष्यों का। क्यों? क्योंकि नवीन साक्ष्य मिलते जाते हैं। जैसे जैसे नवीन साक्ष्य मिलते हैं, वैसे वैसे पुराने इतिहास की यथार्थता, आज जो अपन को सही लग रहा है, वो आपके नवीन साक्ष्य मिलने के साथ ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसलिए साक्ष्यों का विश्लेषण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। दूसरी बात, साक्ष्यों के विश्लेषण के लिए जो इतिहासकार होते हैं, ये इतिहासकार एक प्रकार, अच्छा एक चीज और, जो ये विश्लेषण किया जाता है, इस विश्लेषण को बिल्कुल वस्तुनिष्ठ तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल यूं कहिए कि तटस्थ होकर करना चाहिए, पूर्वाग्रह से रहित होकर करना चाहिए, निष्पक्ष रूप से इसका विश्लेषण होना चाहिए विद्यार्थियों। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत अतिरंजना नहीं सौंपनी चाहिए। कैसी व्यक्तिगत अतिरंजना? का मतलब होता है कि हम जिस प्रकार से सोचते हैं, हम जिस विचारधारा की सोच होते हैं, उसकी विचारधारा हमें नहीं थोपनी है। हम तो अड़ गए हैं कि यहाँ पर वैदिक काल बाद में आया था, तो आप ऐसे ही साक्ष्यों को तलाशोगे। तो ऐसी अपनी व्यक्तिगत अतिरंजना नहीं, बल्कि जो भी हमारे पास एविडेंस है उसका एग्जैक्टली हमें विश्लेषण करना है कि एग्जैक्टली इसका क्या है। तो हमें कैसा विश्लेषण करना चाहिए? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। इसके अंदर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत अतिरंजना से हमें बचना चाहिए। और डेविड थॉमसन का एक स्टेटमेंट है, थोड़ा सा हटके, उन्होंने कहा था, मैंने जो पहले बात बताई कि जो साक्ष्य होते हैं ये क्यों जरूरी होते हैं, वो मैंने पहले कह दिया था कि साक्ष्य के बिना इतिहासकार निरर्थक है, उनका कोई मतलब नहीं है, और इतिहासकार के बिना साक्ष्यों का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि इतिहास है क्या? साक्ष्य तथा इतिहासकार के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है। क्या है? वापस बोल रहा हूं, लिख लेना आप। डेविड थॉमसन की एक परिभाषा है, डेविड थॉमसन की परिभाषा क्या है कि इतिहास क्या है? साक्ष्य और इतिहासकार के मध्य, साक्ष्य और इतिहासकार के मध्य एक अंतःक्रिया, आप एक्शन कह सकते हो, एक अंतःक्रिया है जिसकी लंबी प्रक्रिया चलती रहती है। नए नए इतिहासकार आते हैं, नए नए साक्ष्य आते हैं, और इस तरह से साक्ष्य आपके एक प्रकार से चलते रहते हैं। अब देखिए, ये है इसका विश्लेषण की परिभाषा। अब आता है कि इतिहासकार इन साक्ष्यों का विश्लेषण करता कैसे है। ठीक है, इतिहासकार के द्वारा साक्ष्यों का विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो यहां पे हमें थोड़ा सा समझना है। अब जो साक्ष्यों पर विश्वास करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे हम कहते हैं इतिहासकार। क्या कहते हैं? इतिहासकार। ध्यान से समझना, ये कौन है? ये है साक्ष्यों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, क्या कहलाता है? इतिहासकार। ठीक है, एक शब्द आता है प्राधिकारी। प्राधिकारी कौन होता है? जिसने उस साक्ष्य को लिखा है। ठीक है, अब देखो, अब इतिहासकार जिस पर विश्वास कर रहा है, क्या लिखा है? साक्ष्यों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति। अब प्राधिकारी कौन है? जिस पर इतिहासकार विश्वास कर रहा है, जिस पर इतिहासकार विश्वास कर रहा है। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको लग रहा होगा वो तो मर्जी जाने सर कि कितना इंटरेस्टिंग है, लेकिन बस उसको समझोगे तो आराम समझ जाएगा। इतिहासकार, जिस पर इतिहासकार विश्वास कर रहा है, वो आपके प्राधिकारी। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। और तीसरा शब्द है, याद रखना, स्रोत। स्रोत क्या है? प्राधिकारी के द्वारा। क्या? प्राधिकारी के द्वारा आपके यूं कहिए कि जो साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाएगा, प्राधिकारी क्या करेगा? साक्ष्य को प्रस्तुत करेगा। अब प्राधिकारी का प्रस्तुतिकरण जो है, प्राधिकारी का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाएगा? स्रोत। ठीक है, अब मैं इसको आपको अच्छी से समझाता हूं, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इतिहासकार तो कोई भी हो गया, जैसे जदुनाथ सरकार, डीडी कोसांबी, आरसी मजूमदार, जो भी अपने पढ़े, अबुल फजल वगैरह, बर्नी वगैरह सारे, क्या सही है। अब है प्राधिकारी।
जिस पर इतिहासकार विश्वास कर रहा है। ठीक है, अब इन इतिहासकारों ने अबुल फजल को नहीं ले जाएंगे, उसको अबुल फजल को अपन यहाँ प्राधिकारी बना देते हैं। जदुनाथ सरकार, उन्होंने अध्ययन किया औरंगजेब के ऊपर, अकबर के ऊपर भी बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे चार्ल्स बेवरीज मान लो। अब बेवरीज इतिहासकार, यहां पे उसने विश्वास किया अबुल फजल के ऊपर, तो प्राधिकारी कौन हो गया? अबुल फजल। और प्राधिकारी का प्रस्तुतिकरण स्रोत तो अकबरनामा हो गया उसका स्रोत। तो चार्ल्स बेवरीज, अबुल फजल और अकबरनामा, ऐसे कैसे आप सारे देख लो, तुगलक काल में देख लो, कहीं पे भी देख लो। तो जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी होता है उसे अपन प्राधिकारी कह सकते हैं। प्राधिकारी क्या होता है? घटना का प्रत्यक्षदर्शी। घटना का प्रत्यक्षदर्शी, जो घटना को अपनी आंखों से देखता है। ठीक है, घटना का प्रत्यक्षदर्शी कौन होता है? प्राधिकारी। और प्राधिकारी जैसे लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। अब देखिए आगे आती बात शुरू। अब इस स्रोत के तथ्यों को, अब इस स्रोत की जो तथ्य है, स्रोत के तथ्यों को, अब स्रोत के अंदर जो जो फैक्ट लिखे गए हैं, ऐतिहासिक फैक्ट, अब इस स्रोत के तथ्यों को स्वीकार कर अपने समसामयिकों के समक्ष इतिहासकार का प्रस्तुतिकरण इतिहास है। तथ्यों को स्वीकार कर, तथ्यों को क्या कर? स्वीकार कर, तथ्यों को स्वीकार कर अपने समसामयिक को, मतलब अपने पीढ़ी के जो लोग हैं, समसामयिकों के समक्ष इतिहासकार का प्रस्तुतिकरण, इतिहासकार का प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण ही क्या है? इतिहास है। समझ जाइए। जैसे चार्ल्स बेवरीज ने क्या किया? तथ्यों को स्वीकार किया कि अकबरनामा में ये लिखा हुआ है, फिर उसके बेस पे उन्होंने अपने समसामयिक जितने भी हिस्टोरियन थे उनके समक्ष प्रस्तुत किया मामला, और ये ही क्या था? आपके इतिहास है। इस प्रकार इतिहासकार के तथ्य तथा उसके प्राधिकारी के कथन, ये तथ्य उसका कथन है प्राधिकारी का, अबुल फजल ने जो भी लिखा उसका कथन होगा। इस प्रकार इतिहासकार के तथ्य, इतिहासकार के तथ्य, अब इतिहासकार ये तथ्य कहां से लाया है? ये तथ्य इतिहासकार लाया है इस स्रोत से। इतिहासकार के तथ्य तथा उसके प्राधिकारी अबुल फजल, उसके प्राधिकारी के कथन, अबुल फजल के स्टेटमेंट के कथन। अब जो इसका जो कथन होगा अबुल फजल का, इस कथन की समानता को ऐतिहासिक यथार्थता कहते हैं। कथन की समानता क्या कहलाती है? ऐतिहासिक यथार्थता कहलाती है। ऐतिहासिक यथार्थता कहलाती है। ध्यान से समझना, मैं वापस एक एग्जांपल से पूरी बात समझाता हूं। देखिए, अपन चार्ल्स बेवरीज और अबुल फजल की बात कर रहे थे। चार्ल्स बेवरीज, अबुल फजल और अकबरनामा। ठीक है, अब अकबरनामा के जो फैक्ट है, जो फैक्ट लिखे हुए उनको चार्ल्स बेवरीज ने स्वीकार किया और अपने समसामयिकों के समक्ष उसने लिखकर ये प्रस्तुत किया। यही उसका इतिहास था बेवरीज का। अब चार्ल्स बेवरीज के फैक्ट जो उसने अकबरनामा से लिए वो, प्लस अकबरनामा के कथन, मतलब अबुल फजल के कथन अगर सेम है तो ये ऐतिहासिक यथार्थ है। कई बार इतिहासकार कथन चेंज कर देते हैं। ये क्या है? ऐतिहासिक यथार्थता है विद्यार्थियों। और ध्यान रखना, इतिहासकार की परम कर्तव्य होता है कि इस यथार्थता का, इस साक्ष्यों की यथार्थता का क्या किया जाए? साक्ष्यों की यथार्थता का विश्लेषण किया जाए। कॉलिंगवुड कहते हैं, ये कॉलिंगवुड कहते हैं कि इतिहासकार ने अपने प्राधिकारी के कथनों को उसके तथ्य के रूप में यूज किया है। जरूरी नहीं है कि उसका प्राधिकारी सत्य हो। कॉलिंगवुड क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि प्राधिकारी सत्य हो। मैं मेरी भाषा में बात करूं कि जरूरी नहीं है कि अबुल फजल ने जो लिखा है वो सत्य हो। कॉलिंगवुड कहते हैं कि इतिहासकार का परम कर्तव्य बनता है कि ऐसे यथार्थवादी जो अपन मान रहे हैं इनका भी इनको क्या करना चाहिए? विश्लेषण करना चाहिए। समकालिक साक्ष्यों के साथ में उसका आलोचनात्मक विवरण करना चाहिए और फिर वास्तव में बात करनी चाहिए कि क्या हकीकत में ऐसा है या नहीं है। तो कॉलिंगवुड ने क्या कहा है, कॉलिंगवुड की बात समझ लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं।
कॉलिंगवुड कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कॉलिंगवुड ने क्या कहा है कि जो हमने लिखा है, जो हमने स्रोत दिए हैं, स्रोतों से जो हमने तथ्य लिए हैं, इन तथ्यों की यथार्थता, यहां पे तथ्य ही साक्ष्य है, क्योंकि उन्होंने जो तथ्य लिया है वो किसी साक्ष्य से लिया है, यहां स्रोत कह दो। यथार्थता का विश्लेषण जरूरी। विश्लेषण क्या है? जरूरी है। यही तो आपके एनालिटिकल फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है कि आप साक्ष्य के ऊपर तथ्य के हूबहू विश्वास ना करें। और कॉलिंगवुड ने कहा इस हेतु आप 4 प्रकार के सवाल पूछिए खुद से। इतिहासकार को 4 सवाल पूछने को कहा है। पहला सवाल, क्या प्राधिकारी का कथन विश्वसनीय है? क्या प्राधिकारी का कथन विश्वसनीय है? क्या प्राधिकारी का कथन विश्वसनीय है? क्या उस कथन को जो प्राधिकारी से हमने लिया है उसकी अन्य साक्ष्यों के साथ में एक प्रकार से क्रॉस चेकिंग, विश्लेषण हुआ है कि नहीं हुआ? घटना संबंधी उसके कथन की पुष्टि अन्य साक्ष्यों के द्वारा की गई है या नहीं की गई है? यह सवाल पूछना खुद से इतिहासकार को कहा है। दूसरा सवाल क्या कहा उन्होंने कि क्या प्राधिकारी का कथन इसलिए विश्वसनीय है? क्या प्राधिकारी का कथन इसलिए विश्वसनीय है कि वो प्रत्यक्षदर्शी था? आप इसलिए विश्वसनीय मान रहे हो तो गलती कर रहे हो आप। क्या प्राधिकारी का कथन इसलिए विश्वसनीय है कि वो क्या था? प्रत्यक्षदर्शी है। तीसरा सवाल क्या कॉलिंगवुड छोड़ते हैं इतिहासकारों के लिए कि क्या प्राधिकारी का कथन इसलिए विश्वसनीय है कि आधुनिक महान इतिहासकारों ने उसको स्वीकार कर लिया है? क्या कहा है कि ख्याति प्राप्त आधुनिक महान इतिहासकारों ने उस कथन को स्वीकार कर लिया है। क्या इसलिए मान रहे हो आपके जो प्राधिकारी इतिहासकार की कथन को विश्वसनीय? ये बात उन्होंने कही है कि आधुनिक इतिहासकारों ने मान लिया है, इस कारण आप इसको प्राधिकारी के कथन को विश्वसनीय मान रहे हैं। चौथा और लास्ट बात इन्होंने क्या पूछी है कि क्या ऐतिहासिक स्रोत इसलिए विश्वसनीय है कि प्राधिकारी के कथन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है? क्या जो कथन है प्राधिकारी का वो इसलिए विश्वसनीय है कि हमारे पास संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इसीलिए तो कॉलिंगवुड को हम पढ़ते हैं। कॉलिंगवुड को पढ़ना इसलिए जरूरी है, संदेह का कोई कारण नहीं। ये 4 सवाल इतिहासकार को अपने से पूछने चाहिए और ऐसे प्रत्यक्षदर्शी के कथन का भी विश्लेषण करना चाहिए। उसको हूबहू कैंची और गोंद पद्धति के आधार पर कट कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों, कॉलिंगवुड वैज्ञानिक प्रथा के एक प्रकार से समर्थक थे और कैंची और गोंद प्रणाली के बहुत जबरदस्त विरोधी थे। एक उदाहरण के साथ बात को खत्म कर रहा हूं। अकबर 1601-2 में असीरगढ़ गया और उनके साथ में अबुल फजल प्रत्यक्षदर्शी थे। ध्यान से समझना, अबुल फजल ने अकबरनामा में यह लिखा है कि असीरगढ़ के किले के अंदर एक महामारी का प्रकोप हुआ जिसकी वजह से किले के दरवाजे खोल दिए गए, क्योंकि महामारी से कई सैनिक मारे जा चुके थे। और किले के दरवाजे खोलने के बाद अकबर ने उस किले को अपने अधीन कर लिया। असीरगढ़ अकबर का अंतिम अभियान था, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। यह बात लिखी अबुल फजल ने। प्राधिकारी का कथन यह है कि महामारी के कारण दरवाजे खोले और अकबर ने उसके ऊपर अधिकारी कर लिया। यह प्राधिकारी का कथन है, अबुल फजल का कथन है, और इतिहासकारों ने उस कथन को अपने स्रोत के रूप में, अपने तथ्य के रूप में, साक्ष्य के रूप में ले लिया। अब देखिए इसका विश्लेषण किया जब कॉलिंगवुड की पद्धति से, जब विंसेंट स्मिथ ने इसका विश्लेषण किया है। किसने? विंसेंट स्मिथ ने किताब लिखी थी। विंसेंट स्मिथ का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिसने आपके अपन उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी इतिहासकारों में पढ़ेंगे। विंसेंट स्मिथ ने किताब लिखी थी अकबर द ग्रेट मुगल द कॉन्क्वेस्ट, जीत ऑफ आपके असीरगढ़, ये किताब लिखी थी। और उस किताब में उन्होंने क्या कहा कि अबुल फजल अर्थात प्राधिकारी का वो कथन गलत है। प्राधिकारी का वो कथन गलत है। विश्लेषण करने पर उसने ये पाया कि पुर्तगाली इतिहास लेखक ये लिखते हैं, विंसेंट स्मिथ कह रहे हैं कि पुर्तगाली इतिहास लेखक ये लिखते हैं कि आपके असीरगढ़ का जो दुर्ग था वो एक
प्रकार से अभेद्य था, उसको इतना आसानी से भेदा नहीं जा सकता था। लंबे समय तक अकबर ने घेरा डालने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिली। विद्यार्थियों, तब कहते हैं कि अकबर ने घूस देकर आपके किले के अधिकारियों को अपने पक्ष में किया और उसके बाद दरवाजे खोले थे और फिर किले पर अधिकार हुआ था। अब प्राधिकारी का कथन, प्रत्यक्षदर्शी का कथन यह है कि महामारी हुई थी और पुर्तगाली इतिहासकार ये लिखते हैं कि घूस देकर दरवाजे खुलवाए थे। अब इतिहासकारों के सामने ये समस्या हुई कि माने किसको। हो सकता है उस समय सलीम का विद्रोह हुआ था और अकबर ने सेना उत्तर भारत बुलानी थी, इसलिए घूस देकर मामला खत्म करना चाहते थे। हो सकता है कि असीरगढ़ दुर्भेद्य किला था, इतना आसानी से जीतने वाला वो नहीं था, तो हो सकता है कि वो जल्दी से काम खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने घूस देकर काम किया। हो सकता है कि लंबे समय तक सेना होने के बाद में दुश्मन सेना के पास में खाद्यान्न राशद की कमी हो गई हो, इसलिए वो ऐसा करना चाहता था। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से अकबर ने क्या किया। अब ये बात यह है कि अबुल फजल ने ऐसा गलत लिखा तो क्यों लिखा, क्योंकि वो अपने दरबारी था, वो तो चूंकि वो अकबर की छवि खराब करना नहीं चाहता था, संभवतः इसलिए इसने ऐसा लिखा हो। तो हमें कॉलिंगवुड ये कहते हैं कि जो भी तथ्य है हमारे पास, जो भी साक्ष्य हमारे पास आए, उनकी यथार्थता को हमें चेक करना बहुत ही जरूरी होता है, उनका विश्लेषण करना जरूरी होता है, तभी सारी बात है वो होगी। तो घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के जो तथ्य है, जो इनके लिखे गए बातें हैं, वो भी सही हो, ये जरूरी नहीं है। और इस कारण क्या विद्यार्थियों, तथ्यों का विश्लेषण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा कॉलिंगवुड है वो मानते हैं। तो ये तथ्यों का विश्लेषण हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस विश्लेषण की क्या क्या विधियां जो है वो हो सकती है। उम्मीद कर रहा हूं ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। आगे ये दोनों होने के बाद ये कंप्लीट आपके अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।